नेक्स्ट टॉपिक है नियोटेनी। नियोटेनी टर्म जूलियस कॉलमैन ने दिया था। नियोटेनी वर्ड को समझते हैं। नियो का मतलब होता है यंग और टेनिन का मतलब होता है टू एक्सटेंड। तो नियोटेनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो यंग स्टेज होती है, लार्वल लाइफ होती है, वो एक्सटेंडेड हो जाती है। उसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, वो एक्सटेंड हो जाता है। नियोटेनी की डेफिनेशन क्या है, रिटेंशन ऑफ सम लार्वल और इमेच्योर कैरेक्टर इन अडल्टहुड। कुछ लार्वल कैरेक्टर्स होते हैं वो अडल्ट में रिटेन रहते हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता अडल्ट में। लार्वल कैरेक्टर्स का रिटेन होना, उसी को ही नियोटेनी बोलते हैं। नियोटेनी में क्या होता है, जो मेटामॉर्फोसिस होता है या तो एब्सेंट होता है, और अगर मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो डिले होता है। तो नियोटेनी के पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो या तो टोटली एब्सेंट होता है या फिर डिलेड मेटामॉर्फोसिस होता है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। जब लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, वो अपना हैबिटेट चेंज करता है। तो मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसकी वजह से कुछ लार्वल कैरेक्टर्स, जैसे अपन ने पढ़ा था, उसमें क्या होते हैं, मेटामॉर्फोसिस में रेट्रोग्रेशन होता है। कुछ लार्वल कैरेक्टर्स होते हैं, उनका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होते हैं, या फिर वो शेड आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होता है, उसकी वजह से लार्वा में वो कैरेक्टर क्या होते हैं, रिटेन होते हैं, रीअब्जॉर्ब नहीं होते, और अडल्ट में भी लार्वल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अपन समझे नियोटेनी क्या होती है, तो अडल्ट में लार्वा के कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट होना, उसी को ही नियोटेनी बोलते हैं। जो अडल्ट होता है उसमें कुछ लार्वल कैरेक्टर्स का प्रेजेंट होना, उसको नियोटेनी बोलते हैं। जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक्सोलोटल। एक्सोलोटल्स में क्या होता है, एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अपन ने मेटामॉर्फोसिस में रेट्रोग्रेशन में पढ़ा था, जो एक्सटर्नल गिल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो लार्वा की टेल होती है वो अपनी टेल फिन्स के साथ रीअब्जॉर्ब हो जाती है। बट यहाँ एक्सोलोटल्स में जो अडल्ट होता है उसमें क्या होते हैं, लार्वल कैरेक्टर्स जैसे एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डल फिन प्रेजेंट होता है, और अपन ने वहाँ पे रेट्रोग्रेशन के बाद में प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स देखे थे, जहाँ पे जो आई होती है वो क्या होती है, और ज़्यादा डेवलप होती है, वहाँ पे आईलिड डेवलप हो जाती है। बट अपन एक्सोलोटल में देखें तो यहाँ पे जो अडल्ट की आई होती है वहाँ पे आईलिड एब्सेंट होती है, वो लिडलेस होती हैं। और अपन ने वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस में देखा था, जो लिम्स होते हैं उनका फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। बट जैसे कि मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो एक्सोलोटल लार्वास में क्या होता है, जो लिम्ब होंगे वो क्या होंगे, अंडर डेवलप्ड होंगे। और जो नियोटेनी होती है वो एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होती है। मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं, कोई लार्वा है, उसको अभी मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट स्टेज में आना है, तो अडल्ट में क्या हो, लार्वा से अडल्ट में आएगा तो उसका हैबिटेट चेंज हो जाएगा, वो एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल हो जाएगा। और अगर वो टेरेस्ट्रियल होगा और बाहर, पानी के बाहर अगर उसके प्रेडेटर ज़्यादा है तो वो प्रेफर करेगा अपनी एक्वेटिक लाइफ में रहना, ताकि प्रेडेटर से बच सके। तो ये नियोटेनी क्या होता है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है। और ये मेनली देखा जाता है एम्बाइस्टोमा और ट्राइटन जीनस में, जिसमें सेलेमेंडर और न्यूट्स कॉमन एग्जाम्पल हैं। तो नियोटेनी होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, अडल्ट में कुछ लार्वल कैरेक्टर्स का प्रेजेंट होना ही नियोटेनी होता है, और वो यहाँ पे या तो मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होता है, और अगर मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो क्या होता है, डिले होता है। उसकी वजह से लार्वा के कुछ कैरेक्टर्स अडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। और एक्सोलोटल लार्वा में अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि उसमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डल फिन प्रेजेंट होते हैं, उसके आई पे आईलिड्स एब्सेंट होती हैं, लिम्स उसके अंडर डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नियोटेनी। फर्स्ट है पार्शियल या फिर फैकल्टेटिव नियोटेनी। नाम से ही पता चल रहा है ये नियोटेनी क्या होगी, फैकल्टेटिव होगी, मतलब ऑप्शनल होगी। जब एनवायरमेंटल फैक्टर या इकोलॉजिकल कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, या फिर ऑर्गेनिज्म में कुछ फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी होती है, उस टाइम ऑर्गेनिज्म खुद अपनी मेटामॉर्फोसिस को कुछ मंथ्स के लिए डिले कर लेता है। एग्जाम्पल जैसे एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस डिफ़िकल्ट होता है, उस टाइम इंडिविजुअल एक्वेटिक ही रहता है और अपनी अडल्टहुड में कुछ लार्वल कैरेक्टर्स को रिटेन कर लेता है। मिडवाइफ टोड की बात करें, एलाइट्स की, तो उसमें जो लार्वा होता है वो हैच होता है जुलाई या अगस्त में, और विंटर में वो हाइबरनेशन के लिए चला जाता है, और ऑटम में जब बाहर आता है तो उसके अडल्टहुड में कुछ लार्वल कैरेक्टर्स रिटेन रहते हैं। और पार्शियल और फैकल्टेटिव नियोटेनी के एग्जाम्पल हैं हाइला आर्बोरिया, राना एस्कुलिनेटा, बफो वल्गेरिस।
एक्सेट्रा। और जो एक्सोलोटल लार्वा होता है उसमें थायराइड की डेफिशिएंसी होती है और उसको अगर बाहर से थायरॉक्सिन के इंजेक्शन दिए जाएँ तो उसमें मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस किया जाता है। तो एक्सोलोटल लार्वा में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से उसमें फैकल्टेटिव या पार्शियल नियोटेनी प्रेजेंट होती है और अगर उसको बाहर से T4 या थायरॉक्सिन के इंजेक्शन दिए जाए तो वो अपनी मेटामॉर्फोसिस शुरू कर देता है। और जो ट्राइट्यूरस होते हैं उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से उनमें मेटामॉर्फोसिस सप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट है टोटल या फिर ऑब्लिगेट नियोटेनी। नाम से ही पता चल रहा है ऑब्लिगेट नियोटेनी मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑब्लाइज्ड होंगे, ये नियोटेनी परमानेंट होगी। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको ऑब्लिगेट या फिर टोटल या फिर उनको परमानेंट नियोटेनी में ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं अपनी लार्वल स्टेज पे, बट उनमें कुछ लार्वल कैरेक्टर्स रिटेन रहते हैं, जैसे एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, टेल प्रेजेंट होती है, टेल पे फिन्स प्रेजेंट होते हैं, इल डेवलप्ड आइज़ होती हैं जहाँ पे आईलिड्स एब्सेंट होती हैं, वीक लिम्स होते हैं, अंडर डेवलप्ड लिम्स होते हैं जिनमें स्ट्रेंथ नहीं होती। और ये क्या होते हैं, पीडोजेनिक होते हैं, मतलब सेक्सुअली फंक्शनल लार्वा होते हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस या तो सीज हो गई हो या फिर स्टॉप हो गई हो। और ऑब्लिगेट नियोटीन्स के एग्जाम्पल है नेक्चुरस, प्रोटियस, साइरन, एम्फ्यूमा और मड पपी। और इनके पीछे रीज़न क्या है, इनको ये ऑब्लाइज्ड क्यों है, इनमें परमानेंट नियोटेनी क्यों होती है, क्योंकि जो लार्वल टिश्यू होती है वो इनसेंसिटिव होती है थायराइड हार्मोन के लिए। तो इनको थायराइड डेफिशिएंसी के टाइम अगर थायरॉक्सिन का इंजेक्शन भी बाहर से दिया जाए तो उससे भी मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लार्वल टिश्यू होती है वो इनसेंसिटिव होती है थायराइड हार्मोन के लिए, इसलिए मेटामॉर्फोसिस इनमें एब्सेंट होता है। इनको परमानेंट अपनी लाइफ टाइम में नियोटेनी या फिर इनके लार्वल स्टेज में ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पे ये क्या होती हैं, ऑब्लाइज्ड या फिर ऑब्लिगेट या फिर परमानेंट नियोटेनी होती है। नेक्स्ट है इंड्यूसिबल या फिर ऑब्लिगेट नियोटेनी। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस किया जाता है। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस को लेबोरेटरी में थायराइड फंक्शन को मैनिपुलेट करके इंड्यूस किया जा सकता है, या फिर जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ऑर्गेनिज्म में अपने आप जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो इंड्यूस हो जाता है। और इसका एग्जांपल है मेनली ये सैलेमेंडर में देखा जाता है। जो एक्सोलोटल लार्वा होता है एम्बाइस्टोमा मैक्सिकैनम का, जो कि एक कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है जब उसको वार्म वाटर में रखा जाए तो। और यहाँ पे जो एक्सोलोटल लार्वा होता है उसमें थायराइड की डेफिशिएंसी होती है, अगर उसको थायराइड का इंजेक्शन दिया जाए या फिर आयोडीन का इंजेक्शन दिया जाए तो उसमें मेटामॉर्फोसिस इंड्यूस हो जाती है। और जॉनडेक और लीटर ने बताया कि जो मेटामॉर्फोसिस होती हैं वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी डिले होती है। तो अगर कैल्शियम का इंजेक्शन भी दिया जाए तो मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस किया जा सकता है। तो जो इंड्यूसिबल या ऑब्लिगेट नियोटेनी होती है उसको फेवरेबल कंडीशन देके इंड्यूस किया जा सकता है, या फिर लेबोरेटरी में थायराइड के फंक्शन को मैनिपुलेट करके इंड्यूस किया जा सकता है, और इसका मेनली एग्जाम्पल है सैलेमेंडर। नेक्स्ट फैक्टर्स इफेक्टिंग नियोटेनी, जिसमें फर्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि होते हैं लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ लार्वल टिश्यू टू हार्मोन। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो मेटामॉर्फोसिस को इनहिबिट करता है, ऐसा ग्रेसनर ने बताया। और जो प्रोलैक्टिन होता है वो भी मेटामॉर्फोसिस को इनहिबिट करता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे फूड की अवेलेबिलिटी, लो टेम्परेचर से क्या होता है, जो T4 का सिक्रेशन होता है वो इनहिबिट हो जाता है और उससे मेटामॉर्फोसिस इनहिबिट हो जाता है। और सेलाइन कंडीशन में भी सेलाइन कंडीशन होती है वो नियोटेनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डीप वाटर कंडीशन जहाँ पे रिड्यूस्ड वाटर लेवल होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन को। तो यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो इंड्यूस हो जाती है जब वाटर लेवल कम हो जाता है। तो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ नियोटेनी। लार्वल कैरेक्टर जब किसी ऑर्गेनिज्म के लिए एडेप्टेशन प्रोवाइड करते हैं उसके एनवायरनमेंट के लिए, तो वो लार्वल कैरेक्टर्स को रिटेन कर लेता है।